जमकर हंगामा किया। बताया गया कि वहां तैनात एक दारोगा ने एक बीजेपी कार्यकर्ता को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद गुस्साए पार्टी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर लिया। बीजेपी के ये कार्यकर्ता थाने के अंदर घुस गए और जमकर हंगामा किया। भड़के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। ये कार्यकर्ता करीब 1 घंटे तक थाने के अंदर हंगामा करते रहे। इस बीच मास्क लगाने या जरूरी दूरी बनाए रखने के नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाना शुरू किया, जिसके बाद ये कार्यकर्ता वहां से हटने को तैयार हुए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुरानी रंजिश की वजह से 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। 2 दिन पहले हुई इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें दोनों गुट के लोग हाथों में लाठियां लेकर एक दूसरे को पीटते हुए नजर आए। झगड़े में शामिल एक महिला ने तो एक ईंट से दूसरे गुट पर हमला कर दिया, जबकि मारपीट की वजह से एक आदमी घायल होकर जमीन पर गिरा दिखा। दोनों पक्षों के लोग काफी देर तक एक दूसरे से मारपीट करते रहे, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। यूपी के आगरा में सोशल डिस्टेंसिंग पर पुलिस से बहस के समय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आगरा में एक घर में सांप मिलने के बाद वन विभाग की मदद से उसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। चंडीगढ़ में रास्ता पूछने के बहाने बाइक सवार 2 बदमाश एक महिला की चेन छीनकर फरार हो गए। यूपी के देवरिया में एक नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गौतम बुद्ध नगर में 2 अलग अलग मुठभेड़ के समय पुलिस ने 2 बदमाशों को घायल कर पकड़ लिया। एमपी के अलीराजपुर में एक आदमी की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने असम के तेजपुर पहुंचकर मौजूदा सुरक्षा और सेना की तैयारियों का जायजा लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू शनिवार को राष्ट्रपति भवन में CAG के पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में गिरीश चंद्र मुर्मू की इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा आज उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में कोरोना पर रोकथाम की कोशिश के बीच क्लस्टर बसों में ई-टिकट का ट्रायल भी शुरू हो गया। ई-टिकट का मतलब है कि लोगों को बसों में कंडक्टर से टिकट नहीं लेनी होगी, वो खुद अपने मोबाइल से किराया चुकाकर परिवहन विभाग के ऐप से टिकट ले सकेंगे। मतलब कंडक्टर के पास टिकट के लिए भीड़ में खड़े होने का झंझट ही नहीं रहेगा। दिल्ली के परिवहन विभाग की पहल पर इसका ट्रायल भी शुरू हो गया। पहले चरण में आनंद विहार से बदरपुर के रूट पर केवल क्लस्टर यानी नारंगी रंग की बसों में ई-टिकट सिस्टम शुरू किया गया, जिससे यात्री काफी खुश दिखे। एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जो है इससे हम जैसे आम लोग जो रोज चलते हैं बस में, उसको बहुत फायदा होगा। बसों में अलग अलग जगहों पर QR कोड के स्टिकर लगे दिखे। लोग QR कोड को स्कैन करके टिकट लेते नजर आए। 3 दिन का ट्रायल किया गया है और ऐसे में अभी जो इन रूट में लोग जा रहे हैं वो QR कोड के माध्यम से, ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को टिकट खरीदने का ये नया तरीका काफी उलझाने वाला लगा। वो इसलिए क्योंकि अगर QR कोड को स्कैन करके टिकट खरीदना है तो इसके लिए पहले एक ऐप को डाउनलोड करना होगा और ऐप डाउनलोड करने के लिए एक स्मार्टफोन की जरूरत होगी। मतलब स्मार्टफोन के बिना नए तरीके से टिकट नहीं खरीदी जा सकेगी। थाईलैंड में एक बेकाबू ट्रक एक कार को टक्कर मारते हुए एक बाइक सवार से जा भिड़ा। यह हादसा वहां के एक हाईवे पर हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक को मोड़ते वक्त उसका ड्राइवर काबू नहीं कर पाया और पलटते हुए वो ट्रक सामने आ रही एक गाड़ी से भिड़ गया। इतने में सामने से तेज रफ्तार में आ रहा एक बाइक सवार भी ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक ने उसकी बाइक को कुचल दिया, लेकिन बताया गया कि वो बाइक सवार ट्रक के नीचे दबने से बच गया। इस हादसे में कार में सवार कुछ लोगों को चोटें आई, जबकि बाइक पर सवार लड़का बुरी तरह घायल हो गया। कोलकाता में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग ने 4 देसी रोबोट खरीदे। दमकल विभाग की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने बीते दिनों अहमदाबाद की कंपनी से रोबोट खरीदने की मंजूरी दी थी। और इसी के बाद जब ये रोबोट कोलकाता पहुंचे तो दमकल विभाग ने मंत्री सुजीत बोस के सामने इनकी क्षमता को परखा। कोलकाता में आप रोबोट्स बुझाएंगे आग। पहली बार देश में रोबोट्स लाए गए हैं फायर फाइटिंग के लिए। दमकल विभाग के लोग खाली मैदान में एक जगह आग लगाकर रोबोट से उसे बुझाने की कोशिश करते दिखे। कुछ ही पलों में आग पर काबू पा लिया गया और इसके बाद रोबोट से छोड़े जा रहे पानी की बौछारों की ऊंचाई देखी गई, जो 60 फीट से ज्यादा बताई गई। रोबोट के प्रदर्शन से संतुष्ट मंत्री ने बताया कि ऊंची इमारतों और केमिकल से भरे गोदामों में लगने वाली आग पर काबू पाने में इससे मदद मिलेगी। जो जगह में हम लोग नहीं जाने सकते हैं वो जगह में रोबोट काम करेगा। बताया गया कि करीब 4 करोड़ की कीमत वाले ये रोबोट 200 मीटर की दूरी से रिमोट से चलाए जा सकेंगे।
दिल्ली में एक रेस्टोरेंट ने लोगों को लुभाने के लिए इम्यूनिटी मजबूत करने वाला खाना परोसने का दावा किया है और इसके लिए वहां एक खास तरह की वैदिक थाली तैयार की गई है जिसमें बाजरे की रोटी, घर का बना मक्खन, उड़द की दाल, पनीर, पालक का साग और करेले की सब्जी जैसी कई दूसरी चीजों को शामिल किया गया। यही नहीं, रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को सबसे पहले पीने के लिए काढ़ा देने की बात कही गई। इसके अलावा खाने को अल्ट्रा वायलेट किरणों से भी सैनिटाइज करने का दावा किया गया। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते दिखे। रेस्टोरेंट के अंदर साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। दिल्ली की कनॉट प्लेस का ऑर्डर 2.1 रेस्टोरेंट जो है वो लोगों को कह रहा है कि अगर आप इनके रेस्टोरेंट में आएंगे तो इनकी थाली से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तस्वीरें आप देखिए, रेस्टोरेंट के अंदर हमें बेहद खूबसूरत तरीके से सेटअप किया गया है। जैसे घरों में वेद पुराण रखने के लिए जो स्टैंड्स होते हैं उसमें ही ये थाली यहाँ सर्व की गई है। यूरोप के देश पोलैंड में एक साइकिल रेस के दौरान हादसे का शिकार होने से एक खिलाड़ी कोमा में चला गया, जबकि कई घायल हो गए। कोमा में जाने वाले खिलाड़ी का नाम फैबियो याकुब्सन है, जो हॉलैंड के मशहूर साइकिल रेसर है। और इस रेस में वो तेजी से आगे बढ़ते हुए दूसरे नंबर पर चल रहे थे। इतने में उनके बगल में चल रहे खिलाड़ी की उनसे टक्कर हुई और टक्कर लगते ही फैबियो किनारे की रेलिंग से टकराकर गिर गए। इतने में उनके पीछे से आ रहे कई साइकिल सवार भी रेलिंग से टकराकर गिर पड़े। कुछ खिलाड़ियों ने रफ्तार धीमी करके बचने की कोशिश भी की, लेकिन उनमें ज्यादातर रेसिंग ट्रैक पर गिर गए। बताया गया कि रेलिंग से टकराने के बाद फैबियो याकुब्सन का सर वहां एक लोहे के पिलर से टकराया और सिर पर गंभीर चोट लगने से वो कोमा में चले गए। यह हादसा रेसिंग ट्रैक पर फिनिशिंग लाइन से कुछ ही पहले हुआ। इस हादसे के बाद रेस को रोक दिया गया और घायल खिलाड़ियों को लेने के लिए तुरंत वहां कुछ एम्बुलेंस पहुंच गई। बताया गया कि अस्पताल में भर्ती फैबियो याकुब्सन की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक आश्रम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग काफी भयंकर थी, जिसने कुछ वक्त में ही आश्रम की कई इमारतों को अपनी चपेट में लिया। वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। इलाके के लोगों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन उनके नाकाम रहने पर दमकल कर्मियों को जानकारी दी गई। हालांकि बाद में बारिश होने की वजह से आग अपने आप ही बुझ गई। आग की वजह से वहां भारी नुकसान की आशंका है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में शराब की दुकान खोलने पर महिलाओं का गुस्सा भड़क गया। कुछ दिन पहले हुए इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, जिसमें शराब की दुकान खोले जाने से नाराज महिलाएं तोड़फोड़ करती हुई नजर आईं। इलाके के कई लोग खेतों के बीच बनी इस छोटी सी दुकान पर पहुंच गए और एक महिला ने दुकान के अंदर रखी शराब की पेटियां बाहर फेंक दी, जबकि वहां खड़ी दूसरी महिलाओं ने लाठियों से इन पेटियों में रखी बोतलें तोड़ दी। जिस वक्त यह हंगामा हुआ, कुछ पुलिस वाले भी वहां दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी नाराज गांव वालों को रोकने की कोशिश नहीं की। गुस्साई महिलाओं ने शराब की दुकान खुलने से गांव का माहौल खराब होने की आशंका जताई। चोरी चमारी हो, ठीक है ना। हंगामे के बाद इलाके के कुछ अधिकारी भी गांव वालों को समझाने पहुंचे, लेकिन लोग शराब की दुकान का विरोध करते रहे। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 जगह मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी। थाना बादलपुर में रंगदारी मांगने के मामले में अनिल दुजाना गैंग के 2 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि एक और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने लूट के आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया। घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। चौना गांव के पास नहर की पटरी पे बदमाश से मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश घायल हुआ, उसके पैर में गोली लगी है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठा के फरार है। काउंटिंग चल रही है और बदमाश के पास से थाना कासना से लूटा हुआ एक मोबाइल बरामद हुआ है। चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। कारतूस और तमंचा बरामद हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इसी महीने से राम वनगमन पथ का निर्माण शुरू होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कोरिया जिले से सुकमा तक 2260 किलोमीटर में फैले इस राम वनगमन पथ को सरकार पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करेगी। इसके लिए सरकार ने ऐसी 75 जगहों को चुना है जहां वनवास के दौरान भगवान राम आए थे। पहले चरण में 9 जगहों का विकास किया जाएगा। 137 करोड़ की इस परियोजना में रामायण से जुड़े किरदारों की बड़ी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और विकास का काम रामायण काल के हिसाब से किया जाएगा। इतना ही नहीं, 1400 किलोमीटर के क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर करीब 1.5 लाख फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे। रिया चक्रवर्ती को ईडी ने आज पेश होने को कहा। सुशांत केस में ईडी ने रिया चक्रवर्ती को नोटिस देकर आज पेश होने के लिए कहा।
सुशांत केस में सीबीआई ने रिया समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। ईडी ने मुंबई में हाल ही में खरीदी गई रिया की 2 संपत्तियों के दस्तावेज दिखाने के लिए कहा है। ईडी ने सिद्धार्थ पिठानी को समन जारी कर तुरंत मुंबई पहुंचने को कहा। सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक जो कुर्ता सुशांत की खुदकुशी में फंदे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, वो सिद्धार्थ ने उन्हें दिया था। निर्देशक कुशल जावेरी के मुताबिक यौन शोषण के आरोप लगने के बाद सुशांत 4 दिन तक सो नहीं पाए थे। कर्नाटक के उडुपी में कुएं में गिरी एक बुजुर्ग महिला को पुलिस वालों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये महिला घर के बाहर बने कुएं में गलती से गिर गई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची और बचाव का काम शुरू किया। पहले एक पुलिस अधिकारी रस्सी से कुएं के अंदर उतरा और फिर पानी में गिरी बुजुर्ग महिला को बांध दिया। इसके बाद कुछ और पुलिस वाले भी कुएं के अंदर उतरे। महिला को बांधने के बाद पुलिस अधिकारी कुएं से बाहर आ गया और फिर दूसरे लोगों की मदद से महिला को खींचने का काम शुरू किया गया। कुछ ही देर में उसे भी रस्सी के जरिए खींचकर बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में महिला को मामूली चोटें ही आईं। राम मंदिर शिलान्यास के बाद नेपाल में भी हिंदू परिवारों ने जमकर जश्न मनाया। भगवान राम की ससुराल माने जाने वाला जनकपुर शहर तो दियों की रोशनी से जगमगा उठा और लोगों ने शहर के एक चौराहे पर बड़ी सी रंगोली बनाकर उसे दियों से सजा दिया। कुछ लोग एक सड़क के किनारे दिए जलाते हुए नजर आए, जबकि शहर की कई दूसरी सड़कों को भी दिए जलाकर सजाया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री के विवादित बयानों से हटकर इस मौके पर जनकपुर और समूचे नेपाल के लोगों ने श्री राम और जय सिया राम का उद्घोष किया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू से भी सामने आई। वहां कई महिलाएं रंगोली बनाकर उसे दियों और मोमबत्तियों से सजाते हुए दिखाई दी। इन लोगों ने राम मंदिर बनने का काम शुरू होने पर खुशी भी जताई। 3 करोड़ नेपाली इसमें एक उल्लास, एक खुशी का क्षण मना रहे हैं। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और दिए जलाकर खुशी मनाई। पीएम मोदी आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में किए गए बदलाव पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी उद्घाटन भाषण देंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि शिक्षा क्षेत्र में बदलाव से युवाओं को लाभ मिलेगा। सरकार ने हाल ही में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट से विजय माल्या के फाइल से जुड़ा एक अहम दस्तावेज गायब होने की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इस बात का पता तब चला जब सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या पर कोर्ट की अवमानना के मामले में सुनवाई होने वाली थी। लेकिन जब इस मामले से जुड़ी फाइल से एक दस्तावेज गायब मिला तो अदालत में इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। ये सुनवाई 3 साल पहले दायर हुई एक याचिका पर होनी थी, जो विजय माल्या ने उनके खिलाफ अवमानना के मामले में दायर की थी। इस मामले में उन्हें कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया गया था, लेकिन 3 साल तक ये याचिका कोर्ट में लटकी रही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की रजिस्ट्री पर काफी नाराजगी भी जताई थी और इस पर सुनवाई की तारीख तय कर दी थी। लेकिन विजय माल्या की फाइल से जुड़ा एक अहम दस्तावेज गायब होने की वजह से इस सुनवाई को 20 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इसमें 6 नामजद हैं, जिसमें रिया के अलावा इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी के नाम शामिल हैं। जबकि एक अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक वो बिहार पुलिस के संपर्क में भी है और केस की नए सिरे से जांच शुरू की जा रही है। इस मामले में सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सीबीआई जांच से न्याय मिलने का भरोसा दिया है। हम लोगों का परिवार का पहले मानना था कि पटना पुलिस से ही इन्वेस्टिगेशन हो और हमको पूरा विश्वास था कि हमको वहाँ से जस्टिस दिलवाएंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बड़ी अच्छी टीम पटना पुलिस ने भेजी थी मुंबई इसको जांच करने के लिए, लेकिन जिस तरह से बाधा डाला मुंबई पुलिस ने इस जांच में और जिस तरह से सीनियर ऑफिसर को क्वारंटाइन कर दिया, उससे हमारा हौसला टूट गया। सीबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें हम लोग को जस्टिस जरूर मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां न्यूज़ 18 को मिली, जिनसे साफ पता चलता है कि दिशा की मौत के बाद रिया और सुशांत के रिश्तों में बड़ी करवट ली, क्योंकि 8 जून को सुशांत की मैनेजर रह चुकी दिशा की मौत वाले दिन के बाद से रिया ने एक बार भी सुशांत को कॉल नहीं की। यहां तक कि सुशांत के फोन से भी कोई कॉल रिया के नंबर पर नहीं गई। माना जा रहा है कि 8 जून को ही रिया ने सुशांत के नंबर को ब्लॉक कर दिया। यानी 8 जून से 14 जून के बीच सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच कोई बातचीत नहीं, जबकि उससे पहले दोनों के रिश्ते अच्छे थे, जिसका सबूत जनवरी की कुछ कॉल डिटेल से मिलता है।
जब सुशांत 20 से 24 जनवरी के बीच चंडीगढ़ में थे और रिया ने सुशांत को इस दौरान 25 बार कॉल किया था। सुशांत सिंह आत्महत्या केस में आज ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पेश होने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक रिया ने हाल ही में 2 प्रॉपर्टी खरीदी थी और ईडी ने रिया से इनके कागजात मांगे हैं। ये भी बताया गया कि सुशांत के 4 खातों के बारे में पता चला है, जिसमें 2 खातों से रिया के बैंक में भी पैसे ट्रांसफर किए गए। इस मामले में ईडी ने रिया से पूछताछ के लिए सवाल भी तैयार कर लिए हैं। दूसरी ओर सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी ईडी ने समन भेजा है और फौरन मुंबई पहुंचने को कहा है। सिद्धार्थ पूरे मामले में अहम कड़ी है। न्यूज 18 से बात में सिद्धार्थ ने बताया कि सुशांत सिंह जिस कुर्ते का फंदा बनाकर कथित तौर पर फांसी पर झूले थे, वो कुर्ता वो खुद कुछ दिन पहले सुशांत के लिए लेकर आए थे। करीब 10 दिन तक मुंबई में रहकर सुशांत केस की जांच करने वाली पटना पुलिस की टीम आखिरकार वापस पटना पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक पटना पुलिस की जांच में कई अहम बातें सामने आईं, जिनमें सबसे अहम बात यह कि आखिरी कुछ महीनों में सुशांत किसी भी मामले पर रिया से कोई सवाल जवाब नहीं करते थे और रिया के किसी भी फैसले पर कोई उंगली नहीं उठाते थे, जबकि घर और कारोबार से जुड़े ज्यादातर अहम फैसले रिया ही लेती थी। रिया के घर में आते ही सुशांत के घर का खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया था और सुशांत का बैंक बैलेंस तेजी से कम होने लगा था, जिस पर सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत से बात की और सुशांत ने सिद्धार्थ के सामने ही रिया से सवाल पूछा, लेकिन रिया ने अलग कमरे में ले जाकर सुशांत को कुछ ऐसी बातें कहीं कि सुशांत ने सिद्धार्थ को ही मामले से दूर रहने को कह दिया। पटना पुलिस इस बात की जांच करने में लगी थी कि सुशांत किस वजह से रिया के किसी भी फैसले का विरोध नहीं कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी छोटा शकील ने न्यूज 18 से बातचीत की, जिसमें उसने कहा कि इस केस के पीछे पैसों का चक्कर हो सकता है और सुशांत सिंह राजपूत को लिखकर खुदकुशी करनी चाहिए थी। कि ये सुशांत की कथित जो मौत हुई है, संदिग्ध मौत हुई है, अंडरवर्ल्ड की नजर इस पे है, वो अपनी बीच में कुछ पड़ताल कर रहा है। मतलब क्योंकि अंडरवर्ल्ड तो आप बता रहे सीधे दखल होता है आपका। सुशांत सिंह बड़े एक्टर थे, उभरते हुए कलाकार थे। यार पैसा लगाना हमारा काम है जी, किसी के मरने जीने से हमारा कोई लेना देना नहीं वहाँ जी। वो अपनी मर्जी से मरा है, किसी ने उसको मारा नहीं है। बताइए समझ में, इंसान को हिम्मत करनी चाहिए लाइफ में। इसका मतलब ये थोड़ी कि जरा सी कोई बात हो तो वो मर जाए, खुदकुशी कर ले। जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का उसके आतंकियों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के 125 आतंकी मसूद अजहर को झटका देते हुए तहरीक तालिबान नाम के दूसरे आतंकी संगठन में शामिल हो गए और इसके पीछे की वजह यह बताई गई कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर मुफ्ती अबू मंसूर से जैश के कई आतंकियों की अच्छी पहचान। खबर यह भी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी जैश को तोड़ने और उसे कमजोर करने में जुटी है, क्योंकि मसूद अजहर भी लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद की तरह ISI के इशारे पर काम नहीं कर रहा। ये बात भी सामने आई कि तहरीक तालिबान में शामिल हुए जैश के आतंकियों में कई ISI के मुखबिर हैं, जिनकी मदद से पाकिस्तानी सेना के लिए सिरदर्द बने तहरीक तालिबान की हर हरकत पर ISI नजर रख सकेगा। दिल्ली में 12 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 33 साल के आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और उस पर 4 मामले पहले से दर्ज हैं, जिसमें एक हत्या और एक हत्या की कोशिश का मामला भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक वो एक फैक्ट्री में काम करता है। 4 अगस्त को मामला सामने आने के बाद पुलिस की 20 टीमें लगाई गई और 100 से ज्यादा CCTV फुटेज जांची गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश के साथ ही पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। बच्ची का एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। 48 घंटे के अंदर अपराधी को अरेस्ट कर लिया है। इसमें जो अपराधी है वो एक 33 साल का आदमी है जिसका नाम कृष्ण है। इसके पहले 4 केसेस हैं जिसमें हत्या और अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है। इसके इंटेरोगेशन में इसने पूरा सीक्वेंस हम लोगों को कोरॉबोरेट किया है जिसमें उस लड़की पे असॉल्ट किया गया था। आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दक्षिण भारत के 2 राज्य इस वक्त भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक के कई जिलों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिनमें बेलगावी भी शामिल है। बेलगावी में कई गांव पानी में डूबे हैं। नदियों का पानी खेतों में घुस गया। यहां तक कि सड़कों पर भी लहरें खतरनाक तरीके से दौड़ रही हैं। कोडगू में तो पहाड़ों के हिस्से टूटकर सड़क पर कई जगह गिर गए।
रास्ते ठप हैं और सरकारी एजेंसियां मौसम ठीक होने का इंतजार कर रही हैं। कोडगू में कई अहम रास्तों पर ऐसी ही घटनाएं हुई हैं। कोडगू के कई गांव पानी में डूबे हैं, जहां खेत तो बाढ़ की चपेट में आए ही गांव के गांव टापू में बदल गए हैं। चिकमगलुरु में भी बड़े बड़े पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से रास्ता ठप हो गया और लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। कर्नाटक के चिक्कोडी में बारिश से तो नुकसान हुआ ही, महाराष्ट्र के बांधों से छोड़ा गया पानी भी परेशानी की वजह बन गया। पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। मैदान में बना एक मंदिर टापू में बदल गया। पानी में फंसे भगवान तक पहुंचने के लिए भक्तों के पास कोई रास्ता तक नहीं है। कर्नाटक जैसा ही संकट केरल के सामने भी खड़ा हो गया। केरल के कई जिलों में नदियों का पानी शहरी इलाकों में दाखिल हो गया, जिनमें वायनाड जिला भी शामिल है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने वायनाड में भारी तबाही मचाई। खेतों में लगे केले के बड़े बड़े पेड़ ढेर हो गए। किसानों की फसल ही बर्बाद नहीं हुई, बल्कि कुछ जगहों पर तो मकान भी मलबे में तब्दील हो गए। वायनाड में कुछ लोगों ने घरों पर भारी भरकम एल्यूमिनियम शीट की छत बनाई थी, लेकिन कुदरत के गुस्से ने छत उखाड़कर सड़क पर फेंक दी। अब लोगों के सामने उसे हटाने की चुनौती है। केरल के मलप्पुरम में भी नदियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। कई जगहों पर सड़कों और पुलों को भी नुकसान हुआ। जहां ट्रैफिक दौड़ा करता था, वहां लहरों का तांडव दिख रहा है। हालांकि मलप्पुरम में ज्यादा आफत पहाड़ों के दरकने की वजह से आई। नदियां पहले से खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी हैं। ऊपर से पहाड़ों के खिसकने की घटनाएं डर पैदा कर रही हैं। कोषिकोड में भी जहां तक नजर जाती है पानी दिख रहा है। निचले इलाके तो पूरी तरह पानी में समा चुके हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां अब नाव चल रही हैं। कर्नाटक के कोडगू में बाढ़ की वजह से हालात काफी बिगड़ गए हैं। वहां सड़कें कमर तक पानी में डूब गई हैं। लोगों के लिए आना जाना भी मुश्किल है, जिसकी वजह से बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। सामने आए वीडियो में एनडीआरएफ के जवान एक गर्भवती महिला को टोकरी जैसी दिखने वाली नाव में बैठाकर बाहर निकालते दिखे। महिला का घर बाढ़ में पूरी तरह घिर गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए जवानों को तैनात करना पड़ा। लेबनान की राजधानी बेरूत में 2 दिन पहले जो बड़ा धमाका हुआ, उस दौरान वहां चल रहे एक शादी समारोह पर भी उसका असर पड़ा था। इस शादी समारोह का वीडियो अब सामने आया, जो धमाके वाली जगह से काफी दूर था। लेकिन धमाके की गूंज ने शादी समारोह में शामिल सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। धमाके से ठीक पहले सफेद गाउन में दुल्हन का फोटोशूट चल रहा था। आसपास कुछ लोग भी मौजूद थे और कैमरामैन अपने काम में लगा हुआ था। तभी धमाके की आवाज ने उन सबको दहला दिया। जिस जगह कुछ देर पहले खुशनुमा माहौल था, वहां धूल और धुआं दिखाई देने लगा। हालांकि उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन तुरंत ही दूल्हा दुल्हन को वहां से निकाला गया। फिर किसी दूसरी जगह जाकर उन्होंने शादी की। I was shocked. I was wondering what happened. Am I going to die? धमाके का असर इतना तेज था कि शादी समारोह में रखी मेज और कुर्सियां भी जमीन पर गिरी नजर आईं। बेरूत में हुए धमाके में 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों घायल हैं। यूपी के मऊ में बाढ़ की वजह से लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। वहां बाढ़ की वजह से घाघरा नदी पर बना तटबंध टूट गया। कई गांव में घुस गया। हर तरफ कई फीट पानी भर गया और लोगों के घर भी सैलाब की चपेट में आ गए। सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई। पानी का स्तर बढ़ता देख लोगों ने अपना घर छोड़ने में ही भलाई समझी। जिनके पास नावें थी, वो नाव में अपनी जरूरत का सामान लादकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। कई लोग तो पेड़ के तनों को बांधकर उसके सहारे ही बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आए। बहुत दिक्कत है, पानी एकदम घर में घुस गया है और हम लोग के रहने के लिए कहीं जगह नहीं है। कई फीट पानी भरने की वजह से इन गाँवों का दूसरे इलाकों से संपर्क कट चुका है। यही नहीं, बाढ़ का पानी घुसने से लोगों के घरों में रखा सामान बर्बाद हो चुका है और अब उनके सामने खाने पीने और रहने का संकट पैदा हो गया है। चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना पूरी दुनिया में फैला, वहां कोरोना मरीजों पर की जा रही रिसर्च के पहले चरण के नतीजों ने सबको चौंका दिया। ये रिसर्च वुहान यूनिवर्सिटी के एक अस्पताल की तरफ से की जा रही है, जिसका पहला चरण पूरा होने पर यह दावा किया गया कि कोरोना से ठीक होने के कुछ महीने बाद भी मरीजों के फेफड़ों में तकलीफ रहती है। इस रिसर्च में औसत 59 साल की उम्र वाले 100 मरीजों को शामिल किया गया, जो कोरोना से ठीक हो चुके थे। रिसर्च के नतीजों में दावा किया गया कि इनमें 90% मरीजों के फेफड़े 3 महीने बाद भी पूरी तरह सही नहीं हो पाए, जबकि 5% मरीजों को दोबारा कोरोना हो गया, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। रिसर्च में ठीक हो चुके कोरोना मरीजों की एंटीबॉडीज के बारे में भी जानकारी जुटाई गई, जिसमें दावा किया गया कि कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद 10% मरीज ऐसे मिले जिनमें एंटीबॉडीज नहीं थी। केंद्र ने कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को पैकेज जारी किया।
केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को करीब 890 करोड़ का पैकेज जारी कर दिया। इन रुपयों का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर और टेस्ट किट समेत दूसरी चीजें खरीदने में किया जाएगा। इससे पहले केंद्र ने 3000 करोड़ रुपए जारी किए थे। पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। इसमें पुलिस ने साफ किया कि मामले की जांच सही दिशा में चल रही है और इस केस में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पुलिस ने अपने जवाब में 6 पुलिस वालों को नोटिस जारी करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने गीता कॉलोनी में पिछले हफ्ते हुई एक लूट का मामला सुलझा लिया। इस केस में पुलिस ने लूट की 40 लाख रुपए की रकम के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों ने 31 जुलाई को एक आदमी को घायल कर उससे पैसे लूट लिए थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंटर मिलान ने अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल कर ली। इसी के साथ दोनों टीमें यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। ये टूर्नामेंट दर्शकों के बिना खेला जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बेरूत धमाके की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच करवाने की मांग की है। मैक्रों वहां धमाके की वजह से मची तबाही का जायजा लेने पहुंचे थे और इस बीच उन्होंने हादसे में प्रभावित होने वाले लोगों से भी मुलाकात की। बेहद परेशान एक महिला को मैक्रों ने गले लगा लिया। बताया गया कि धमाके के बाद लेबनान के नेता एक भी बार लोगों से मिलने नहीं पहुंचे। ऐसे में जब फ्रांस के राष्ट्रपति उनके बीच पहुंचे तो लोग अपनी सरकार पर भड़क उठे। मैक्रों ने भी उनकी पूरी मदद करने का भरोसा दिया। इससे पहले वो धमाके वाली जगह को देखने पहुंचे। मैक्रों ने लेबनान की मौजूदा सरकार को भी जमकर लताड़ लगाई और नेताओं को अपना रवैया बदलने की हिदायत दी। Mais c'est l'exigence que la France porte depuis. Si ces réformes ne sont pas faites, le Liban continuera toujours. मैक्रों के दौरे के बीच वहां के लोग अपनी ही सरकार को कोसते दिखे। लोगों ने बेरूत में फ्रांस के दूतावास का घेराव किया और लेबनान की सरकार को मदद देने की बजाय सीधे लोगों को मदद देने की अपील की। आर्टिकल 370 खत्म होने के 1 साल बाद कश्मीर के युवाओं ने उनके हुनर को बढ़ावा देने के लिए सरकार से मदद की मांग की। कश्मीर में बदलाव के बाद युवाओं की सोच बदली तो उन्हें अपना हुनर निखारने के साथ ही रोजी रोटी की चिंता सताने लगी। और यही चिंता श्रीनगर में उमर बैंड से जुड़े युवा कलाकारों में दिखी। हालांकि सूबे के बदले हालात से ये सभी बेहद खुश नजर आए और अपनी कला को निखारने के लिए जी तोड़ मेहनत करते दिखे। कश्मीर के चंद युवाओं के हाथों में हथियार थमाने वालों को इन तस्वीरों से झटका लगेगा, क्योंकि उमर बैंड के साथियों के रास्ते पर चलने का सपना कई युवा देखने लगे हैं। अभी मैं गुजारिश करना चाहता हूं गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ हमारे लिए भी करे। अगर इनको सपोर्ट मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी आगे बढ़ेंगे। कई लड़के तो खेल की दुनिया में अपना नाम रोशन करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार दिखे। इन्हीं में एक 19 साल के शाकिर हैं जिनके हाथ में पदकों की माला दिखी। मार्शल आर्ट खिलाड़ी शाकिर ने कई इंटरनेशनल मेडल जीते। उनके पिता को भरोसा है कि सरकार से सुविधाएं मिली तो उनका बेटा ओलंपिक पदक जीतने का मादा रखता है। आर्टिकल 370 के खत्म होने के 1 साल के अंदर कश्मीर की महिलाएं भी आतंक से छुटकारे की बात करती दिखी। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई गए बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन से छोड़ दिया गया है। बीएमसी ने उन्हें कोरोना के नियमों का हवाला देकर क्वारंटीन कर दिया था। इसका बिहार पुलिस ने विरोध भी किया था और अब एडीजी पुलिस मुख्यालय की चिट्ठी के बाद बीएमसी ने विनय तिवारी का क्वारंटीन खत्म कर दिया है। गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ा एक नया ऑडियो सामने आया। ये ऑडियो यूपी पुलिस के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र और कानपुर देहात के एडिशनल एसपी बीके श्रीवास्तव की बातचीत का है। दावा यह है कि दोनों के बीच ये बातचीत विकास दुबे के घर हुए हत्याकांड से पहले की है, जिसमें देवेंद्र मिश्र ने सीनियर अधिकारी को एसओ विनय तिवारी की शिकायत की थी। नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा? ये पैर छूता है उसके। अच्छा, हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। पुलिस साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारी लोगों से अभी बैठक करते हैं ना। और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर इसी एसओ के ऊपर। कोरोना के संकट से जूझते पूर्वी अमेरिका के राज्यों में आईएसआईएस नाम के ताकतवर तूफान ने जमकर तबाही मचाई।
इस तूफान ने वहां 9 लोगों की जान ली। फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और न्यूयॉर्क में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखा और ज्यादातर मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई। न्यूयॉर्क के घनी आबादी वाले लॉन्ग आइलैंड को तो इसाइस तूफान ने हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे ताकतवर भूकंप ने वहां दस्तक दी हो। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी तेज रफ्तार हवाओं के आगे घुटनों पर बैठ गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मंजर दूसरे इलाकों में भी दिखा। तटीय इलाकों से तूफान के गुजरने के दौरान कई पेड़ भी उखड़कर नीचे गिर गए। नॉर्थ कैरोलिना में तो तेज रफ्तार हवाओं ने लोगों को खौफ से भर दिया। वहां से सामने आए एक वीडियो में सड़क पर रखे डस्टबिन नीचे गिर गए। तूफान से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा। पेंसिल्वेनिया के कई इलाकों में तूफान के बाद हुई भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। रिहायशी इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। दिल्ली में जिम और योग सेंटर खोलने पर अभी भी असमंजस की स्थिति है। वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया, जबकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 के तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 5 अगस्त से जिम और योग सेंटर्स को खोलने की मंजूरी दे दी थी। लेकिन असमंजस की स्थिति तब पैदा हो गई जब केजरीवाल सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला ही नहीं लिया गया, जबकि 5 अगस्त से शहर में जिम और योग सेंटरों को खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। इस वक्त शकरपुर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर एक जिम की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो यहां पर आपको ऑक्सीमीटर भी नजर आएगा, यानी कि अगर कोई जिम करने आता है, उसे कोई तकलीफ होती है तो उसका ऑक्सीजन लेवल नापा जा सकता है। मास्क रखे गए हैं। शहर में मौजूद एक जिम से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में वहां मशीनों को सैनिटाइज करने का काम होता दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए कुछ मशीनों पर क्रॉस के निशान लगा दिए गए। लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, इसके लिए मशीनों के बीच प्लास्टिक की शीट लगा दी गई। जगह जगह हैंड सैनिटाइजर और मास्क रखे नजर आए। शहर के दूसरे जिम और योग सेंटरों में भी कोरोना से बचने के लिए कुछ इस तरह की तैयारी की गई। अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं कर रहे, जब सेंट्रल ने अलाउड कर दिया है, सेंट्रल ने भी कुछ सोच समझ के अलाउड करा होगा ना। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे चालू ही नहीं करे। इस पर जब स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से बात की गई तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस पर फैसला होना अभी बाकी है। मतलब ये कि जिम और योग सेंटरों को खोलने में अभी और वक्त लगेगा। योगा सेंटर को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन? हाँ, अभी इसके बारे में फैसला नहीं किया गया। कोरोना की वजह से दिल्ली में पिछले 4 महीने से जिम और योग सेंटर बंद हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक मकान से 13 अजगर निकलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में सभी को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया, लेकिन उससे पहले उन्हें रेस्क्यू करने में लोगों के पसीने छूट गए, क्योंकि एक साथ इतने अजगर पकड़ना खतरे से खाली नहीं था। हालांकि किसी तरह मकान से अजगर के 13 बच्चों के साथ उनकी मां को भी पकड़ लिया गया। 2 से 3 फीट के खुदाई के बाद अपने को अंडे के साथ 13 अजगर के बच्चे मिले और मादा जो अजगर थी वो भी मिली। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में अजगर के छोटे छोटे बच्चे जमीन पर रेंगते दिखाई दिए। एक तस्वीर में सांपों को रेस्क्यू करने वाले 2 लोग उन्हें हाथों में पकड़े दिखे, जबकि एक दूसरी तस्वीर में उनकी मां गुस्से में फुफकारती दिखाई दी। वो कहीं भाग ना जाए इसके लिए एक आदमी उसकी पूंछ को पकड़े रहा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छोड़ा वो तेजी से भागने लगी, जिसे देखकर उस आदमी ने एक बार फिर से उसे पकड़ने की कोशिश की, जिस पर वो पलटकर काटने की कोशिश करती दिखी। बाद में सभी सांपों को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। यूपी के औरैया में राम मंदिर के शिलान्यास की खुशी में एक बीजेपी नेता ने हवाई फायरिंग की। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष रजनीश पांडे की फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें हाथ में बंदूक लिए बीजेपी नेता एक सड़क किनारे अपने समर्थकों के साथ खड़े दिखाई दिए और भूमि पूजन की खुशी में हवा में गोली चलाई। गोली चलते ही उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने जोश में आकर हवा में 2 और गोलियां चलाई। इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक कार में सवार कुछ लोग एक महिला को टक्कर मारकर वहां से भाग गए। यह हादसा सुबह के वक्त हुआ जब वो महिला सड़क किनारे अपने कुत्ते को घुमा रही थी। तभी एक बेकाबू कार उसके पीछे से आई और महिला को जोरदार टक्कर मारते हुए झाड़ियों में घुस गई। इससे पहले महिला सड़क के बिल्कुल किनारे चल रही थी और उसके बगल से 2 गाड़ियां भी गुजरी। दूसरी कार के गुजरते ही पीछे से तेज रफ्तार में एक कार आई और बेकाबू होकर उसने महिला को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर वो कार भी रुक गई जो चंद सेकंड पहले महिला के बगल से गुजरी थी। फिर तुरंत ही झाड़ियों की तरफ से एक महिला और एक आदमी निकल कर आए। थोड़ी देर बाद उनका तीसरा साथी भी बाहर आ गया। ये तीनों उस कार में सवार थे जिसने बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी। हादसे के बाद ये तीनों लोग अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गए। बताया गया कि इस हादसे में महिला को गंभीर चोटें आईं, जबकि उसके कुत्ते की मौत हो गई। इस हादसे का वीडियो बर्मिंघम की पुलिस ने ही जारी किया ताकि टक्कर मारने वालों को पकड़ा जा सके।
दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में 2 दुकानों में आग लग गई, लेकिन लोगों की मुसीबतें तब बढ़ गई जब आग ने थोड़ी ही देर में भयंकर रूप अख्तियार कर लिया। आसपास की दूसरी दुकानों में भी तेजी से फैलने लगी। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उनमें दुकान में लगी आग बुरी तरह भड़कती दिखी। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती दिखाई थी, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैलता नजर आया। हादसे की सूचना मिलते ही वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंच गई। तेजी से फैलती आग को देखते हुए एहतियातन आसपास के इलाके को खाली करवाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान में आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं चल पाया है। कल जो है मौके पर थाने की पुलिस फोर्स आई और हमारे नोएडा जनपद की जो है वो लगभग 12 गाड़ियाँ थी और 2 गाड़ियाँ गाजियाबाद की, एक प्राइवेट ऑपरेटर की गाड़ी, लगभग 14-15 गाड़ियाँ यहाँ पे आई और इनके द्वारा जो है वो इसको आग को लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद बुझा लिया। प्रारंभिक जानकारी ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से संभवतः ये आग लगी है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया जिसका सीधा फायदा वसुंधरा राजे को मिलेगा। इसीलिए राजे पर सरकार बचाने में अशोक गहलोत की मदद करने के आरोप लगने लगे। गहलोत सरकार का नया नियम कहता है कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को तब तक सरकारी बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा जब तक वो विधानसभा सदस्य बने रहेंगे। यानी जब तक वसुंधरा राजे या कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री विधायक रहेंगे तब तक वो सरकारी बंगले में रह पाएंगे। ये नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगला खाली करने का आदेश सरकार को दिया था। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया से इसी आदेश के बाद बंगला खाली भी कराया जा चुका, लेकिन अब तक वसुंधरा राजे ने जयपुर के सिविल लाइंस का बंगला नंबर 13 खाली नहीं किया। ये वही बंगला है जिसमें वो 2008 से रह रही। नाबालिग से दरिंदगी का आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के पश्चिम विहार में 12 साल की बच्ची की रेप और हत्या की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार। न्यूज 18 से बातचीत के समय छोटा शकील ने फिल्म जगत में आज भी अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होने का दावा किया। छोटा शकील ने सुशांत की मौत के पीछे लड़की या पैसों की वजह होने का दावा किया। कर्नाटक के कोडागू में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की मदद से बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के मऊ में बांध टूटने से बाढ़ का पानी आसपास के गांव में भर गया। राजस्थान के जयपुर में आज 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुजरात के वापी में नदी के तेज बहाव के बीच फंसे आदमी को दमकल कर्मियों ने रस्सी की मदद से बचाया। कोस्ट गार्ड ने थाने के पास अरब सागर में फंसे 16 मछुआरों को बचाया। कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों के बीच ऐप के जरिए अपने मोबाइल पर ऑक्सीजन लेवल या ब्लड प्रेशर चेक करना नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह के ऐप के जरिए मोबाइल फोन में मौजूद सारी जानकारी दूसरे लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच सकती है। ऐसा उन ऐप के जरिए होता है जिन्हें लोग प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के बजाय सीधे किसी लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करते हैं। बताया गया कि कई बार ऐसे ऐप फिंगरप्रिंट की जानकारी भी ले लेते हैं और उसके जरिए आधार कार्ड और बैंक खातों की जानकारी भी इनके पास पहुंच जाती है। गूगल ने चीन से जुड़े यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए। गूगल ने अप्रैल से जून के बीच चीन से जुड़े करीब 2500 यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए। इन चैनलों पर गलत सूचना देने का आरोप है, जिसके बाद गूगल ने कार्रवाई की। खबर है कि कोरोना संकट के बीच 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम में बदलाव होगा। इस बार 100 से भी कम मेहमानों को ही बुलाए जाने की संभावना है, जबकि पहले इस कार्यक्रम में 1000 से 1500 मेहमानों को बुलाया जाता था। यूपी के कानपुर में कुछ लड़कों पर एक मकान में बम फेंकने का आरोप लगा। हालांकि जब बम फेंका गया उस वक्त घर में ताला लगा हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला कि ये दिवाली पर फोड़ा जाने वाला छोटा बम था। हरियाणा सरकार ने रोडवेज की सभी बसों को चलाने के आदेश जारी कर दिए। राज्य के परिवहन विभाग ने इन बसों को सैनिटाइज करने के भी आदेश दिए। यही नहीं, बस में जाने से पहले यात्रियों के शरीर का तापमान भी मापा जाएगा। यूपी के आगरा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने थाने के अंदर जमकर हंगामा किया। बताया गया कि वहां तैनात एक दारोगा ने एक बीजेपी कार्यकर्ता को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद गुस्साए पार्टी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर लिया। बीजेपी के ये कार्यकर्ता थाने के अंदर घुस गए और जमकर हंगामा किया। भड़के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। ये कार्यकर्ता करीब 1 घंटे तक थाने के अंदर हंगामा करते रहे। इस बीच मास्क लगाने या जरूरी दूरी बनाए रखने के नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाना शुरू किया, जिसके बाद ये कार्यकर्ता वहां से हटने को तैयार हुए।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुरानी रंजिश की वजह से दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। 2 दिन पहले हुई इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें दोनों गुट के लोग हाथों में लाठियां लेकर एक दूसरे को पीटते हुए नजर आए। झगड़े में शामिल एक महिला ने तो एक ईंट से दूसरे गुट पर हमला कर दिया, जबकि मारपीट की वजह से एक आदमी घायल होकर जमीन पर गिरा दिखा। दोनों पक्षों के लोग काफी देर तक एक दूसरे से मारपीट करते रहे, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। यूपी के आगरा में सोशल डिस्टेंसिंग पर पुलिस से बहस के समय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आगरा में एक घर में सांप मिलने के बाद वन विभाग की मदद से उसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। चंडीगढ़ में रास्ता पूछने के बहाने बाइक सवार 2 बदमाश एक महिला की चेन छीनकर फरार हो गए। यूपी के देवरिया में एक नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गौतम बुद्ध नगर में 2 अलग-अलग मुठभेड़ के समय पुलिस ने 2 बदमाशों को घायल कर पकड़ लिया। एमपी के अलीराजपुर में एक आदमी की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने असम के तेजपुर पहुंचकर मौजूदा सुरक्षा और सेना की तैयारियों का जायजा लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू शनिवार को राष्ट्रपति भवन में CAG के पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में गिरीश चंद्र मुर्मू की इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा आज उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में कोरोना पर रोकथाम की कोशिश के बीच क्लस्टर बसों में ई-टिकट का ट्रायल भी शुरू हो गया। ई-टिकट का मतलब है कि लोगों को बसों में कंडक्टर से टिकट नहीं लेनी होगी, वो खुद अपने मोबाइल से किराया चुकाकर परिवहन विभाग के ऐप से टिकट ले सकेंगे। मतलब कंडक्टर के पास टिकट के लिए भीड़ में खड़े होने का झंझट ही नहीं रहेगा। दिल्ली के परिवहन विभाग की पहल पर इसका ट्रायल भी शुरू हो गया। पहले चरण में आनंद विहार से बदरपुर के रूट पर केवल क्लस्टर यानी नारंगी रंग की बसों में ई-टिकट सिस्टम शुरू किया गया, जिससे यात्री काफी खुश दिखे। एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जो है इससे हम जैसे आम लोग जो रोज चलते हैं बस में, उसको बहुत फायदा होगा। बसों में अलग अलग जगहों पर QR कोड के स्टिकर लगे दिखे। लोग QR कोड को स्कैन करके टिकट लेते नजर आए। 3 दिन का ट्रायल किया गया है और ऐसे में अभी जो इन रूट में लोग जा रहे हैं वो QR कोड के माध्यम से, ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को टिकट खरीदने का ये नया तरीका काफी उलझाने वाला लगा। वो इसलिए क्योंकि अगर QR कोड को स्कैन करके टिकट खरीदना है तो इसके लिए पहले एक ऐप को डाउनलोड करना होगा, और ऐप डाउनलोड करने के लिए एक स्मार्टफोन की जरूरत होगी। मतलब स्मार्टफोन के बिना नए तरीके से टिकट नहीं खरीदी जा सकेगी। थाईलैंड में एक बेकाबू ट्रक एक कार को टक्कर मारते हुए एक बाइक सवार से जा भिड़ा। यह हादसा वहां के एक हाईवे पर हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक को मोड़ते वक्त उसका ड्राइवर काबू नहीं कर पाया और पलटते हुए वो ट्रक सामने आ रही एक गाड़ी से भिड़ गया। इतने में सामने से तेज रफ्तार में आ रहा एक बाइक सवार भी ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक ने उसकी बाइक को कुचल दिया, लेकिन बताया गया कि वो बाइक सवार ट्रक के नीचे दबने से बच गया। इस हादसे में कार में सवार कुछ लोगों को चोटें आईं, जबकि बाइक पर सवार लड़का बुरी तरह घायल हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के जैसलमेर में रुके कांग्रेस विधायकों के फोन कॉल पर नजर रखी जा रही है। बताया गया कि कांग्रेस विधायकों के अवैध तरीके से कॉल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कांग्रेस का कौन सा विधायक किससे बात कर रहा है, इस पर भी नजर रखी जा रही है। यही नहीं, पूरे होटल में 4 जैमर लगे हुए हैं और वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बावजूद विधायक होटल के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अनुराग, कांग्रेस को अभी भी टूट का डर है। एक तो रिजॉर्ट में ठहराए हुए हैं, उसके बावजूद वहां पर जैमर लगे हैं। देखिए, बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा गया कांग्रेस की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, कि 102 विधायक जो वहां पर मौजूद हैं उनका पूरा समर्थन कांग्रेस को है, लेकिन उसके बावजूद हर विधायक पर नजर रखी जा रही है, जासूसी की जा रही है। और जो डॉक्यूमेंट हमारे सूत्रों से हमारे हाथ लगा है उसमें बिल्कुल एक एक डिटेल कि किसने किसको कब कॉल किया और किसके थ्रू कनेक्ट किया, वो सारी डिटेल्स मेंटेन की जा रही हैं। कॉल कौन किसको कर रहा है उस पर पूरी नजर रखी जा रही है। तो एक तरीके से पूरी जासूसी हो रही है विधायकों की। और यहाँ तक भी जानकारी हमको मिली है कि कुछ विधायक इस चीज से परेशान हैं, उन्होंने वहां पर आवाज भी उठाई, लेकिन उनको वहां से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जिसको लेकर के कि लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है कि गैर कानूनी तरीके से कॉल्स रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं। सचिन पायलट खेमा ये आरोप लगाता रहा है कि गैर कानूनी तरीके से फोन कॉल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन ये पहली बार ये डॉक्यूमेंट सामने आया है जिसमें साफ डिटेल्स नजर आ रही हैं कि किस तरीके से तमाम विधायकों के फोन कॉल्स के रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, उन पर नजर रखी जा रही है।